फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनआईएस हिंदी का जो हमारा लेसन नंबर 10 है, जो बेसिकली एक कविता है जिसका नाम है आह्वान। तो उसको हम देखेंगे कि आह्वान कविता के अंदर क्या क्या मेन चीज़ें हैं, और इसकी शॉर्ट समरी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही शॉर्ट में आप जान पाएंगे कि इस कविता में आखिर क्या है, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। तो चलिए देख लेते हैं। बाकी इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, चैप्टर बहादुर हो गया, दोहे या गिल्लू, उन सभी की शॉर्ट समरी इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं। एंड अगर डिटेल में आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, आह्वान कविता को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन की सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँचते रहें। एंड अगर 10th एनआईएस के अंदर हिंदी में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो हमने अपने ऐप पर ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवा रखा है। हमारे ऐप का नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। वहाँ पर आप डेमो वीडियो देखकर इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट भी वहाँ पर कंप्लीट कराए हुए हैं। और इसके अलावा हिंदी का जब आप कोर्स ऐप पर कंप्लीट करते हो तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन भी मिलते हैं, आपका ग्रामर वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करवा रखी हैं। सो चलिए देख लेते हैं आवाहन कविता को हम, कि इसके अंदर आखिर क्या है। सो बच्चों देखो, इसका जो मूल भाव है वो हम देख लेते हैं आवाहन कविता का। ये कविता 1912 ईस्वी के आसपास तब लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था। मतलब ये कविता कब लिखी गई? 1912 के आसपास। हमारा देश उस वक्त गुलाम था, आपको पता है, अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो उस टाइम क्या था कि देश के लोगों में हताशा थी, निराशा थी और निष्क्रियता थी। निष्क्रियता का मतलब कि लोग जो है भाग्य के भरोसे बैठना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि हमें खुद ही आज़ादी मिल जाएगी। तो इस तरीके से उस वक्त जो है लोग बहुत ही निराश थे और हताश थे और बहुत ही मतलब निष्क्रिय थे। ऐसे में भाग्यवादी हो जाने का खतरा भी होता है। मतलब भाग्यवादी का मतलब कि हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं कि भाई हाँ, भगवान सब ठीक कर देगा, या किस्मत जो है या भाग्य हमारा सब ठीक कर देगा। तो इस कविता में कवि ने भाग्य के भरोसे आलसी बनकर व्यर्थ बैठने की जगह कर्मशील होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। तो पूरी कविता का जो देखो बच्चों मेन निचोड़ है वो यही है कि भाई इस कविता में कवि ने भाग्य के भरोसे आलसी बनकर व्यर्थ, मतलब आप ऐसा मत करो कि आप भाग्य के भरोसे ऐसे ही बैठ जाओ। तो ऐसे मत बैठो, आलसी बनकर मत बैठो, बल्कि उसकी जगह आप कर्मशील होकर, एक्टिव होकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो मेन निचोड़ यही है इस कविता का। जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर कर्म और परिश्रम करना पड़ता है। तो देखो कवि ने बहुत अच्छी बात ये भी की है कि अगर आपको सफलता पानी है, सक्सेस पानी है, तो आपको लगातार, निरंतर का मतलब लगातार काम करना होता है और मेहनत करनी होती है, तो उसी से आपको सफलता मिलती है। कवि ने देश के उत्थान के लिए लोगों में एकजुटता के आधार पर संघर्ष की भावना करने की भावना जगाने का प्रयास किया है। मतलब कवि क्या चाहते हैं कि देश हमारा उत्थान हो, देश हमारा आगे बढ़े, तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो एकजुट हो जाएं। एकजुट का मतलब है यूनिटी दिखाएं और एकजुट होकर संघर्ष करें। तो इसीलिए उन्होंने इस भावना को जगाने के लिए इस कविता को लिखा, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में अलग अलग जाति के, धर्म के, संप्रदाय के लोग होते हैं। तो धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता किसी देश के विकास की राह में बाधा नहीं बन सकती यदि उस देश के लोग एक होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। मतलब अगर किसी भी देश के लोग ये चाहें कि भाई हाँ, हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है, हमें आज़ाद होना है, क्योंकि उस टाइम पर तो आज़ादी ही मेन मुद्दा था। तो अगर कोई भी देश ये चाहे कि भी हाँ, हमें विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सफल होना है, तो फिर कोई भी धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीय या फिर जाति, बिरादरी, कोई फिर इस रास्ते में आगे नहीं आ सकती अगर वाकई में कोई देश जो है एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करे। सो इस तरीके से इस पाठ के मुख्य बिंदु हम लास्ट में देख लेते हैं। इसमें मुख्य बात यही है कि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठना आलस्य की पहचान है। भाग्य भी क्योंकि उन्हीं लोगों का साथ देता है जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ जो व्यक्ति कर्मशील होते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। अगला मुख्य बिंदु बच्चों यही है कि विकास करने के लिए कर्मशील होना ज़रूरी है। कर्मशील का मतलब कि लगातार कर्म करना ज़रूरी है। संसार में अनेक देश ऐसे हैं जो पहले पिछड़े हुए थे, लेकिन अगर आप आज देखो तो उन्होंने अपनी कर्मशीलता की वजह से विकास पा लिया है और वो विकसित हो गए हैं। इसके अलावा आलस्य के साथ विकास संभव नहीं है। अगर आप आलसी बनकर बैठे रहोगे तो आपका विकास नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। पतन के लिए भाग्य को दोष देना उचित नहीं है। मतलब अगर आप किसी चीज़ में अनसक्सेसफुल हो जाओ, अगर आपको तरक्की ना मिले, तो उसके लिए आप जो है किस्मत को कोसे ना, भाग्य को दोष ना दें। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपकी मेहनत पर और आपके कर्म पर डिपेंड करता है।
इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो है विविधता में एकता है, मतलब अनेकता में एकता है। अलग अलग चीज़ों में भी आप एकता ढूंढ सकते हैं, एकजुट होकर ही देश का उत्थान या विकास संभव है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर जितने भी मेन पॉइंट्स थे और जो भी इसकी शॉर्ट समरी थी वो मैंने आपको बता दी है। डिटेल में अगर कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी हिंदी का पेपर कैसा आएगा वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपके ऑल सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, अगर इस कविता को पढ़ के आपके मन में भी देश भावना थोड़ी सी जागी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।